हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था और उसका फॉर्मूला भी जनरेट किया था। जो फोर्स का फॉर्मूला आया था वो आया था F इजिकल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, उसकी वजह से फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट करके भी देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम चार्ज को अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उनके ऊपर, उन चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो सबसे फर्स्ट जो केस हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं या किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हम किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो भी उसके ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होता है वो जीरो होता है। और थर्ड केस हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था बच्चों कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चार्ज एंटर करता है तो फिर वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है। जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो उसे मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करवाता है। इसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है। वो हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और हम लोगों ने उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कैलकुलेट की थी। तो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस आई थी बच्चों वो आप लोगों को पता होगा, उसका फॉर्मूला आया था आर इजिकल टू एम वी बाई क्यू बी। यहाँ पे से हम लोगों ने फिर टाइम पीरियड के बारे में भी डिस्कशन किया था। टी इजिकल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा। अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो ओमेगा इजिकल टू इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इजिकल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है। तो टी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा इजिकल टू क्यू बी बाई एम हो जाएगा। अगर कोई आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे उस सर्कुलर पाथ की तो आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हो। एफ इजिकल टू क्या होता है 1 बाई टी, तो इस टी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एफ इजिकल टू 1 अपॉन 2 पाई क्यू बी बाई एम हो जाएगा। इनमें से कुछ भी पूछे हम लोग बता सकते हैं जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे। तो ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती है। रेडियस पूछी जा सकती, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। कल हम लोगों ने इस रेडियस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, कि हमने दो चार्ज पार्टिकल को, प्रोटॉन को और एक अल्फा पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर थ्रो किया था विद सेम वेलोसिटी, विद सेम काइनेटिक एनर्जी, विद सेम मोमेंटम और विद सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो उनकी रेडियस का रेशियो हम लोगों से पूछा गया था। आज हम लोग जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं बच्चों इस टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हमसे कई बार इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। मानते हैं, समझना, इस फील्ड के इस लाइन की इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है। आपसे बोला गया कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है वो एंटर करता है, कोई चार्ज पार्टिकल है वो एंटर करता है किसी वेलोसिटी v से। मानते हैं उसका मास m है और चार्ज q है। ये वर्टिकल से जो एंगल बनाता है मानते वो थीटा एंगल पर इसके अंदर एंटर करता है। कोई चार्ज पार्टिकल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v नॉट या v वेलोसिटी से एंटर करता है, उसका मास m है और चार्ज q है, v वेलोसिटी से एंटर करता है। तो आपसे पूछा जाता है कि वो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितने टाइम तक रहेगा। फाइंड आउट द टाइम फॉर विच चार्ज पार्टिकल स्टे इन द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि फाइंड आउट द टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा पूछा जा सकता है हमसे। तो फाइंड आउट टाइम स्पेंड लिख देते हैं बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को समझना बच्चों। जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर किया किसी वेलोसिटी v के साथ, मानते हैं v वेलोसिटी के साथ ये इसके अंदर एंटर करता है यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब ये एंटर करेगा तो हमें देखना पड़ेगा इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या होगा, वहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, सॉरी
इस तरीके से है v। तो अब आप सोचो मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, v क्रॉस b की डायरेक्शन को चेक करते हैं। तो इसमें v इस तरफ है और b अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b करूँगा तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आएगी, यानी कि इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, ऐसा इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल वो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, इसमें ऐसे मूव करके ऐसे बाहर निकल जाएगा। क्या बात समझ में आती है? इस मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे ऐसे, और इसके स्पीड के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आएगा, डायरेक्शन में। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे v स्पीड से एंटर कर रहा है तो v स्पीड से वो बाहर निकलेगा, ठीक है। और जितने एंगल से उसने एंटर किया ना उतने एंगल से वो बाहर भी निकलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ जब ये बाहर निकलेगा तो ये पूरा का पूरा पाथ क्या, एक सर्कुलर पार्ट का ऐसा है, सर्कुलर पार्ट है एक तरीके से हम बोल सकते हैं, कोई सर्कल का पार्ट है ऐसा बोल सकते हैं। ये जो पोर्शन है वो कैसा होने वाला है, सर्कुलर होने वाला है, तो हम बोल सकते हैं एक आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ है वो सर्कुलर है। तो ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे और यहाँ से डालूंगा तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा बच्चों, सॉरी ये ऐसे, ये इतना परपेंडिकुलर होगा बच्चों, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसका सेंटर होगा। क्यों सेंटर हो समझ में आया? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर जहाँ परपेंडिकुलर लाइंस मिलती है वहीं सेंटर बनेगा। तो अब आप सोचो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझते हैं। मान लेते हैं इसने सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया वो है, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ध्यान से समझना, ये एंगल थीटा, ये वाली लाइन, ठीक है, इस वाली लाइन की क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग? यानी कि जो कर्व वाली पाथ है उसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये तो एक ही लाइन है। क्या बात समझ पा रहे हो? तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इस वाली लाइन के ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। क्या समझ पाए आप लोग मेरी बात को, हाँ या ना? भाई ये जो लाइन है इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर बनाई ना अपन ने, क्योंकि जहाँ से उसने आर्क स्टार्ट हुआ उसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि इन दोनों लाइनों के बीच में ये वाला एंगल है, हाँ या ना? तो अब ध्यान से समझना, तो ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल थीटा। उसी तरीके से ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, थीटा है, तो यहाँ पे समझना ये वाला एंगल तो 90 होगा। तो ध्यान से समझना, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ऐसे समझना, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 थीटा, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, यानी कि इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 2 थीटा। तो अब देखना टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। अगर ये पूरा का पूरा सर्कल रिवॉल्व होता तो सेंटर पे कितना एंगल बनाता, 2 पाई। तो 2 पाई एंगल के लिए जो टाइम पीरियड आता है वो टी आता है, 2 पाई एंगल के लिए टाइम पीरियड कितना आता है, टी आता है। और टी की वैल्यू आप लोग जानते हो कितना होता है, 2 पाई m/q भी होता है, ठीक है। तो यूनिट एंगल सस्टेन करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, t/2 पाई लेगा। तो मानते हैं थीटा एंगल सस्टेन करने के लिए किस पे, सेंटर पे, जब वो थीटा एंगल सस्टेन करेगा तो कितना टाइम लेगा, t/2 पाई इंटू थीटा, तो ये टाइम लेता है इंटू थीटा। क्या बात समझ में आई? तो अब इस वाले केस में इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 2 थीटा, तो इस वाले केस में जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, टाइम स्पेंड, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, वो हो जाएगा t = t/2 पाई इंटू 2 थीटा। क्लियर है? तो अब आप देखो इस 2 से ये 2 कट हो गया, तो t = आया थीटा बाई पाई, और t = कितना होता है, 2 पाई m/QB। खत्म, इतना आंसर आ जाएगा आपके पास।
आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होगे। तो इस तरीके से टाइम पीरियड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। ये कैसे लेकर समझ में आया आप लोगों को कि अगर ये पूरा का पूरा एक सर्कल रिवॉल्व होता है इसके अंदर, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 2 पाई एंगल बनाता है, तो टाइम पीरियड कितना होता है t, और t इजिकल टू हम जानते हैं 2 पाई अपॉन क्यू भी होगा। तो यूनिट एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा t अपॉन 2 पाई, तो थीटा एंगल में कितना लगेगा t अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, तो वही टी टाइम हो जाएगा। तो इस वाले केस में उसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया 2 थीटा। क्या बात समझ में आती? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऐसे मानते वो यहाँ पे एंटर करता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एंटर करता है, मास m है और चार्ज माइनस क्यू है, और कितनी वेलोसिटी के साथ एंटर करता है वो वही v वेलोसिटी के साथ, ऐसे v वेलोसिटी के साथ एंटर करता है। तो अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसके पास वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ है v, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अंदर, तो v क्रॉस b यानी कि फोर्स इस तरफ लगेगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव होने की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ, उसके अपोजिट यानी कि ऐसे। तो यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा, यहाँ पे कहीं फोर्स लग रहा होगा, तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे होगा, इस सेंटर के अलोंग सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होगा, तो चार्ज पार्टिकल अब कुछ ऐसे घूमेगा यहाँ पे, सॉरी ऐसे। क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? और यहाँ पे से बाहर निकल जाएगा वो। और तो मान लेते हैं वापस से कितने एंगल से एंटर करता है इसके अंदर, थीटा एंगल पे एंटर करता है। कितने एंगल पे एंटर करता है, थीटा पे। तो ऑब्वियसली बात है जब बाहर निकलेगा तो भी कितने एंगल पे बाहर निकलेगा, थीटा पे। क्लियर है? तो यहाँ पे से जब इसके परपेंडिकुलर डाला जाएगा इस पे से, तो ये होगा। अब अगर आप ध्यान से समझो तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल तक रहा, इतना एंगल बनाया इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये वाला देखो, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये थीटा, ये इसके परपेंडिकुलर है तो 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल होगा बच्चों ये कितना होगा, थीटा होगा। क्या बात समझ में आती? उसी तरीके से अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस का 2 थीटा। तो टाइम तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, t इजिकल टू क्या सीखा था हमने, इनटू थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना एंगल है, 2 पाई माइनस 2 थीटा, आंसर आ जाएगा। और t की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई m बाई क्यू भी। तो इस तरीके से हमसे टाइम पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी का एक और वर्जन आता है बच्चों, अभी तक मैं वर्टिकल में बता रहा था, मैं आपको हॉरिजॉन्टल में बताता हूँ क्या क्या पूछा जा सकता है, देखना। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस पूरे में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है यूनिफॉर्म, कुछ इस तरीके से। ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है यूनिफॉर्म है, ठीक है, बी। यहां पे से एक चार्ज पार्टिकल है इस सेंटर से, इसमें ऐसे एंटर करता है v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर, लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास है m और चार्ज है माइनस क्यू। क्लियर? मास है m, चार्ज है माइनस क्यू, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो अब आपसे बोला गया है कि जब ये चार्ज पार्टिकल है तो आप ध्यान समझना, v इस तरफ है, b अंदर ही, तो v क्रॉस b फोर्स ऐसे लगना चाहिए, लेकिन चार्ज नेगेटिव होने की वजह से फोर्स का आएगा इस तरफ डाउनवर्ड, यानी कि ऐसे, यानी कि यहाँ पे कहीं सेंटर आएगा इसका, होगा नहीं होगा, तो ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे करेगा मूव, तो इस एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। इसका सेंटर बना देते हैं अपन, यहाँ पे कहाँ आने वाला है इसका सेंटर, तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी ऐसे। कुछ इस तरीके से सेंटर सी है, और ये एक्स एक्सिस से जो मैक्सिमम हाइट तक गया है ये आपसे बोला हुआ है वाई है, और जहाँ पर इसने इस एक्स एक्सिस को कट किया है उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास a,0, ठीक है। तो आपसे इस सवाल में पूछा गया फाइंड आउट द, और ये थीटा आपको गिवन है, गिवन थीटा इज इक्वल टू π/3, ये गिवन है। तो आपसे इसमें पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ, इस सर्कुलर जो पाथ बना है हमारे पास, इस आर्क का सेंटर क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट
सेकंड हमसे पूछा जाता है एक्स एक्सिस है जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो क्या होगी, यानी कि इस ट्रेजेक्टरी की मैक्सिमम हाइट वाई क्या होगी, और जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट यानी कि a,0 पर वो कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी कि बाहर निकलता है, तो उस a की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे से सबसे फर्स्ट पूछा जा सकता है एज शोन इन डायग्राम, डायग्राम भी बना के नहीं देगा, आपको ही बनाना पड़ेगा, सिर्फ वो ये दे देगा। तो आपसे पूछ जाएगा फाइंड आउट फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ठीक है, इस सेंटर के आपको कोऑर्डिनेट बताना है। दूसरा हमसे पूछा जाएगा मैक्सिमम हाइट y, मैक्सिमम हाइट y कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी y। थर्ड आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन इट इंटरसेक्ट द x एक्सिस, वैल्यू ऑफ a व्हेन इट इंटरसेक्ट द x एक्सिस, ये आपसे पूछा जा सकता है। और फाइनली इसमें यह भी पूछा जा सकता है टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल, कि इस चार्ज पार्टिकल ने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड बाय चार्ज पार्टिकल। इन बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है। तो अब इसे कैसे करेंगे ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही आसान है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा नीचे बढ़ाऊं तो कुछ ऐसे होगी, समझ पा रहे हो आप। देखो अगर ये टोटल लाइन ए है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 होगी। और अगर आप ध्यान से समझो तो ये सेंटर है तो ये इसकी रेडियस होगी r, तो ये भी इसकी रेडियस होगी r, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसकी रेडियस होगी r। अब ध्यान से समझना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 90 - थीटा, तो ये वाला एंगल कितना थीटा। सिमिलरिटी से अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होने वाला है, ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा ही होगा, सेम है क्योंकि, ठीक है। तो अब सबसे फर्स्ट हमसे क्या पूछा गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, इस सेंटर की कोऑर्डिनेट पूछे, ठीक है। तो इस सेंटर के अगर मुझे कोऑर्डिनेट जानने हैं तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी ध्यान समझना। इसकी रेडियस तो हमें पता चल गया, अब आर तो हमें पता है। आंसर, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है परपेंडिकुलर तो उसकी रेडियस तो हमें पता होती है, यानी कि आर हमें पता है, mv/क्यूब ये तो हमें पता है बच्चों, ठीक है। तो अब मुझे सबसे फर्स्ट ए निकालना है। ए कैसे निकालेंगे उस चीज़ को समझते। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक बन रहा है या नहीं बन रहा है ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल मुझे आर पता है, थीटा पता है, कितना है π/3 पता है, तो मैं a/2 निकाल सकता हूँ। a/2 पता चल जाएगा तो a पता चल जाएगा। इस ट्रायंगल में देखना आप, इस ट्रायंगल में क्या लिख सकता हूँ मैं कि साइन थीटा = a/2/r, यही होगा। साइन थीटा कितना दिया आपको, साइन π/3 = a/2 r, और साइन π/3 यानी कि साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2 = a/2r। तो इस 2 से 2 कट गया तो a मिल गया हमें √3r, यानी कि a की वैल्यू तो आ गई, वो √3r पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर आ गया तो ध्यान से समझना, हमें ये y भी मिल गया। y कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस y है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है y1, सेंटर की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं y1 है। तो आप जानते हो, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये y1 + y मिलके r होगा, y + y1 = क्या होगा r होगा। और इस y1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ये वाले ट्राइंगल में r cos थीटा, तो y + r cos थीटा = r लिखा जा सकता है। देखो इस ट्राइंगल में y1 = जैसे यहाँ पे लिखा साइन थीटा, तो y = हमें क्या मिल जाएगा r - r cos थीटा। क्लियर है। तो y = r 1 - cos थीटा कितना है π/3, और cos π/3 कितना होता है 1/2, तो y = r 1 - 1/2, तो ये y = कितना आ गया r/2।
अब आप सोचो, अगर ये y इज इक्वल टू आर बाई टू है, टोटल आर है, तो y1 भी कितना हो गया, आर बाई टू। सो y1 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, देखो y की वैल्यू पता है आर बाई टू, आर माइनस हो जाएगा तो y1 आ जाएगा, तो आर बाई टू, ये भी मिल गया हमें। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट भी मिल गया हमें। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ध्यान समझना, सेंटर के कोऑर्डिनेट है बच्चों a बाई टू, एक्स एक्सिस में कितना है वो a बाई टू, वाई में कितना है y1, तो a बाई टू कोमा y1 है, और a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, देखो √3, तो क्या लिखूंगा मैं a बाई टू की जगह पर, √3 a बाई टू, और y1 कितना है हमारे पास r बाई टू, तो उसे क्या लिखेंगे माइनस का r बाई टू। माइनस का क्यों लिखा, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस r बाई टू, इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। √3 a बाई टू माइनस r बाई टू, कोऑर्डिनेट भी मिल गई। अब हमें मैक्सिमा हाइट भी मिल गई, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो भी मिल गया। अब इसका टाइम ऑफ कितना टाइम स्पेंड करता है, ये मैक्सिमम हाइट मिल गई, ये भी मिल गया। अब कितना टाइम स्पेंड करता है वो भी पता है, मैं कितना थीटा चला यहाँ पे, 2 थीटा, 2 थीटा चला, तो यहीं पे लिख लेते हैं बच्चों, t इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी t इज इक्वल टू t अपॉन 2 पाई इंटू 2 थीटा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को टाइम के बारे में पता चल चुका होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है, आपसे कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे जा सकते हैं, कितनी हाइट तक चढ़ेगा, ये सब सिर्फ आसान है, थोड़ी मैथमेटिक्स और कॉमन सेंस काम करना चाहिए बस इस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तो बच्चों इसमें जो नेक्स्ट वैरायटी वाले क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। वो भी काफ़ी आसान है बच्चों, जेईई मेंस में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे वैरायटी है हमारे पास, आपसे इसमें कंडीशंस पूछी जाती है। मान लीजिए 2 प्लेट्स है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है, ठीक है, और इनके बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ऐसे एक यूनिफॉर्म, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि यहाँ पे अभी तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड इसके यहाँ पे जो चार्ज एंटर करवाया था वो कैसे एंटर करवाया था हम लोगों ने, किसी एंगल पे। अब सपोज कीजिए आपसे ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे जो चार्ज एंटर करता है वो एकदम 90 डिग्री पे एंटर करता है किसी वेलोसिटी से, और उस चार्ज का मास है m और चार्ज है q, ऐसे एंटर करता है। तो आपसे पूछा जाता है ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कंडीशन बताइए जब ये चार्ज पार्टिकल इस सेकंड प्लेट से बाहर ना निकले, और वो कंडीशन भी बताइए जब ये चार्ज पार्टिकल के इस सेकंड प्लेट से बाहर निकल जाए। फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल does not coming out from second plate, या प्लेट 2 बोल देता हूं मैं, प्लेट 2 जब उससे बाहर ना आए, ठीक है। सेकंड, व्हेन चार्ज पार्टिकल कमिंग आउट फ्रॉम प्लेट 2, किस 2 से बाहर आ जाता है वो, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट होगा इसमें, ध्यान समझना बच्चों, क्या लॉजिक है। हमें पता है बच्चों कि जब चार्ज पार्टिकल के अंदर ऐसे एंटर करेगा, तो ध्यान समझना, ये V है, B अंदर है, तो फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, ऊपर, यानी कि इसका सेंटर यहाँ पे कहीं हो सकता है, इस तरफ, इसके परपेंडिकुलर लाइन पे अलोंग यहाँ पे। तो क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करेगा। तो जब ये सर्कुलर पाथ में घूमने की कोशिश करेगा, अगर मानते ये जो डिस्टेंस है d, वो इसका सेंटर यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली बात है जब सर्कुलर पाथ बनाएगा तो ऐसे ही कुछ जाने वाला है। तो यहाँ पे से अभी ऐसे घूम रहा होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो अगर ये d की वैल्यू, ये जो सर्कल इसके अंदर बनाने वाला है या जो आर्क बनाने वाला है, उस आर्क की रेडियस, ठीक है, इस d के बराबर हुई तो इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि जो डिस्टेंस है
ये ऐसा सर्कल बनाएगा, एक सर्कल की फॉर्म में जाना चाहेगा ना, तो अगर जो सर्कल बनाएगा उस सर्कल की रेडियस, मैक्सिमम डिस्टेंस इससे रेडियस के बराबर ही होगी, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर है, तो जो ये टर्न करेगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस किसके बराबर हो सकती है, रेडियस के बराबर ही हो सकती है, और वो क्या डी है। तो अगर ये डी इसकी रेडियस के बराबर हुआ, ठीक है, या उससे ज़्यादा हुआ, तो वो सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व हो जाएगा, यानी कि वो सेमी सर्कल बना लेगा और वो चार्ज पार्टिकल इस प्लेट के बाहर नहीं निकलेगा। तो पहली कंडीशन में क्या आता है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन के लिए, इसके लिए चार्ज पार्टिकल डज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम प्लेट 2, तो जब इस प्लेट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये जो डिस्टेंस है डी वो आर के बराबर या आर से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि डी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो आगे कंडीशन, और आर तो आपको पता ही है कितना होने वाला है, एम वी बाई क्यू वी, ख़त्म, बस इतना सा पता करना था। सेकंड वाले केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में होगा कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को बाहर निकलना है तो ये डिस्टेंस रेडियस से कम होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से कम होगी, ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस से कम होगी, तो पूरा टर्न करने से पहले ही वो चार्ज पार्टिकल कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचो ये डिस्टेंस रेडियस से कम हुई, इस प्लेट को उठा के मैं यहाँ ले आऊँ, तो सर्कल यानी कि वो हाफ सर्कल में घूमने से पहले इस प्लेट से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो उस केस में क्या होना चाहिए, डी इज़ लेस देन टू आर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, D इज़ लेस देन एम वी बाई क्यू वी, ये कंडीशन आ जाएगी। इसी में आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है बच्चों, समझना इस सेकंड वाले पार्ट में, पार्ट 2 के लिए, कि जब ये चार्ज पार्टिकल से बाहर निकले तो किस एंगल से बाहर निकलेगा। देखो अगर ऐसे है ये डिस्टेंस है डी, और आपको बोल दिया गया है कि ये लेस देन है किससे, आर से, यानी कि सेकंड वाला केस हो गया, ये वाला बोला आप पहले से कि वो आर से कम है। तो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है, जिसका मास m और चार्ज q है, और कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से। क्या बात समझ में आती है, यूनिफॉर्म। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ से आर्क की फॉर्म में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, एक सर्कुलर आर्क बनाएगा, मैंने सही से बनाया नहीं बच्चों, ऐसे एक आर्क बनाएगा और यहाँ से, और यहाँ पे वो बाहर निकल जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि जिस एंगल से ये बाहर निकलेगा वो एंगल क्या होगा, या तो हॉरिजॉन्टल से पूछा जा सकता है या वर्टिकल से पूछा जा सकता है। अब हमें पता है जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंटर किया तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर थी, तो हम क्या करेंगे, v क्रॉस b करेंगे, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, ऊपर लगेगा, तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। तो एक लाइन को मैं इससे मिला दूंगा और एक परपेंडिकुलर को इससे मिला दूंगा, ऐसे मिला सकता हूँ, यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना बच्चों, अगर ये सेंटर हो जाएगा, ध्यान से समझना कि इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ये आर्क है, तो ये एंगल थीटा, तो ध्यान समझना बच्चों कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा। और देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे कैसे, क्या इसको ऐसे समझ लीजिए आप लोग ताकि और समझ में जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना, थीटा। क्लियर है इतना, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। इसको ऐसे बना लेता हूं मैं, समझ पाए आप लोग भाई, ये एंगल थीटा है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल निकालना है हमें। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, डी के बराबर है, और ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर। क्यों, क्योंकि ये आर्क है, तो आर्क के परपेंडिकुलर लाइन सेंटर पे मिलती है, तो सेंटर से उस आर्क की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होती है। ये भी आर है और ये भी आर है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल देखना है, छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा पता चल जाए तो ये थीटा पता चल जाएगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई आर, क्योंकि ये डिस्टेंस किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो यहाँ पे से थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, साइन इनवर्स डी बाई आर। क्लियर, तो इस तरीके से हमें थीटा मिल गया, डी पता होगा, आर पता होगा, तो आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये
टाइम पीरियड के ऊपर कुछ क्वेश्चन है और इससे बाहर निकलने वाले कुछ क्वेश्चन है। अब हमें इसी का नेक्स्ट पार्ट करना है बच्चों। अभी तक मैंने आप लोगों को 3 वैरायटी इसमें बताइए, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाने वाला, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाने वाला, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करने वाला। अब हम वो वाला केस करेंगे जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर एंटर करे, ना पैरेलल करे, ना एंटी पैरेलल, ना 90 डिग्री पर, किसी भी जनरल एंगल पर एंटर करे तो क्या होगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, जो नेक्स्ट केस है हमारे पास, मैंने 3 केस बताए, 4th केस है, केस नंबर 4। व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा के ऊपर एंटर करता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसमें किसी एंगल थीटा पे, मतलब ऐसे v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर किया है। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। तो क्या होगा बच्चों, अब ध्यान समझना, हमने कौन कौन से केस पढ़े हुए हैं। जब भी हमारे पास कोई नई चीज़ आती है ना बच्चों, तो उसको हमें क्या करना होता है, जो पुरानी चीज़ें हमने पढ़ी हुई उससे रिलेट करना होता है, ताकि हम लोग उसको पता कर पाएँ कि इसमें कुछ क्या करना है, किस तरीके से हमें सोचना है, क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं। क्योंकि देखो, साइंस का मतलब यही है कि आपने जो पढ़ा है उसे यूटिलाइज़ करना। तो अब जैसे कोई नई चीज़ आती है तो हमने जो पढ़ा हुआ है उससे पहले उसको कनेक्ट करके देखना होता है कि कहाँ पर ये कनेक्ट हो रही है। अगर कनेक्ट होती है तो हम इसे उस तरीके से ट्रीट करके सोल्व कर सकते हैं, और कनेक्ट नहीं हो रही है तो फिर उसके लिए कुछ नई अप्रोच सोचनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो ये v वेलोसिटी है, थीटा एंगल वाला अभी तक हमने कोई केस नहीं पढ़ा, लेकिन हम लोगों ने वो केस पढ़ लिया जिसमें वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो। तो अगर मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट लेता हूँ इस तरीके से कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसके पैरेलल हो जाए, तो हमें वो केस आते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट लिए। एक कंपोनेंट मैंने इस तरफ ले लिया तो वो हो जाएगा v cos थीटा, उसे क्या बोल रहा हूँ मैं, v पैरेलल। कौन सा कंपोनेंट है वो, पैरेलल वाला कंपोनेंट है। उसी तरीके से अगर एक और कंपोनेंट लूँगा मैं, ये वाला, तो वो क्या हो गया, v sin थीटा, और इस कंपोनेंट को मैं बोल रहा हूँ v परपेंडिकुलर। क्लियर है, तो यानी कि v cos थीटा इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और v sin थीटा इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अब आप जानते हो कि जो v cos थीटा वाला है उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, यानी कि इसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला। लेकिन ये जो कंपोनेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है QVB, और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस चार्ज पार्टिकल को, मानते हैं इसका मास m और q है, वो इसको आगे ले जाने का काम करेगा, और ये जो कंपोनेंट है वो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने का काम करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई पार्टिकल एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। अब ये कैसे रिवॉल्व करेगा, ध्यान समझना। v वेलोसिटी ऊपर, ये रटना मत बच्चों, v sin थीटा या v cos थीटा वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ये थीटा देता तो ये v cos थीटा हो जाता और ये v sin थीटा हो जाता। आपको सिर्फ परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट याद रखना है। तो अगर वेलोसिटी ऊपर है b इस तरफ तो v क्रॉस b करता, तो फोर्स कहाँ लगता है, इस चार्ज पार्टिकल पे अंदर की तरफ। अगर फोर्स अंदर लगता तो ये चार्ज पार्टिकल को कैसे घुमाता, ऐसे घुमाता। अगर ये कंपोनेंट नहीं होता या ये वेलोसिटी नहीं होती तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व होता रहता, यानी कि ऐसे, ये b होता वो ऐसे घूमता रहता ऐसे। लेकिन अब इस चार्ज पार्टिकल के पास इस तरफ भी वेलोसिटी, तो वो ऐसे भी घूमेगा, साथ का साथ आगे भी बढ़ेगा वो। तो इसका जो डायग्राम आएगा, यानी कि जो पाथ बनने वाला है वो बच्चों कुछ ऐसा होगा। कुछ इस तरीके से। क्लियर है, तो इस तरफ ले जाने वाला जो कंपोनेंट है इसको, वो कौन सा है, v पैरेलल, यानी कि v cos थीटा। यानी कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इसको लीनियर मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इस तरफ जो सर्कुलर पाथ में है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, v परपेंडिकुलर, यानी कि v sin थीटा। क्या बात समझ में आती है। यानी कि इसका जो पाथ होगा बच्चों वो हेलिकल पाथ होगा विद कांस्टेंट पिच। इसे बोलते हैं हेलिक्स या हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ विद कांस्टेंट पिच। अब पिच क्या होती है बच्चों, उस चीज़ को समझते हैं। पिच, अगर मैं पिच की बात करूँ तो उसका मतलब होता है कि दो कंसेक्यूटिव
रिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम पिच बोलते हैं। ए इस वाले और इस वाले लूप के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। यानी कि दो कंसेक्यूटिव लूप्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों तो लिख सकता हूँ कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज, देखो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी which component of velocity which is perpendicular to B is responsible to move the charged particle in circular path, while जबकि parallel component is responsible for लीनियर मोशन। वो लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। तो अब यहाँ पे ध्यान समझना, तो इसकी जो रेडियस होगी, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी, r = m। अब v में कौन सी वेलोसिटी आएगी, mv/q भी होता है, तो v में कौन सी वाली वेलोसिटी, v sin थीटा वाली, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है। तो v sin थीटा की जगह पे मैं v परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ। रटना मत बच्चों कि हमेशा v sin थीटा आएगा, वो sin थीटा या cos थीटा कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको क्या याद रखना, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय QB। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर की जगह पर v sin थीटा, बट रटना मत बच्चों, v sin थीटा या v cos थीटा कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय QB। और इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा बच्चों, अब टाइम पीरियड जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका फॉर्मूला अब भी वही रहेगा, 2π m/QB। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। किस में चेंज आएगा, रेडियस में चेंज आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे पिच। पिच क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे P से लिखा जाता है, स्मॉल p से। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिंग्स, दो कंसेक्यूटिव रिंग्स के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। और इस वाले केस में हर दो रिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो फिक्स आने वाली है, कांस्टेंट आने वाली है, ठीक है। क्योंकि वो जो चल रहा है इस तरफ वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और ये टाइम पीरियड है वो भी क्या फिक्स है। तो इस तरफ हर दो रिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अगर डिस्टेंस सेम आने वाला है तो पिच भी क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और टाइम भी कांस्टेंट है, क्योंकि उसको एक लूप कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में वो इधर शिफ्ट हो रहा होगा, कितना मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिंग्स, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो पिच इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू, यानी कि पिच क्या एक तरीके से डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब कौन रेस्पॉन्सिबल है इस पिच के लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, v पैरेलल, तो v पैरेलल इनटू टाइम। तो v पैरेलल कितना है हमारे पास, v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना है, m/QB। तो इस तरीके से हम पिच भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं इसके बारे में, से नोट कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी जो हम लोगों ने केस पढ़ा था उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है या उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ है एकदम, उसको मैंने अलग वे में आपको बताने की कोशिश की। आपसे वापस से बोला गया कि बी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया B0 माइनस का क्या किया, यानी अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, और आपसे बोला गया v इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू B, यानी कि जो वेलोसिटी है वो B के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है।
एज शोन इन डायग्राम, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस है। तो अंदर की तरफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है क्रॉस क्रॉस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी गई है वो डॉट डॉट, मतलब इस एक्स वाई प्लेन में ये वेलोसिटी नहीं है, किस तरफ है, अंदर वाले प्लेन में, यानी कि अंदर। मानते ये वाला हैंड मेरा माइनस जेड एक्सिस को बताता है और ये वाला हैंड मेरा एक्स एक्सिस को बताता है, तो वेलोसिटी ऐसे दी हुई है आपको, ऐसे, यानी कि एक्स और जेड प्लेन के अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको डॉट डॉट से बनाया। और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लूँ बच्चों, तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, कितना, वी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका अंदर की तरफ जाएगा जेड एक्सिस में, वो कितना होगा, वी साइन थीटा। क्लियर है। तो अब ये जो वी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो तो इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और जो अंदर की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा वी साइन थीटा, वो उसी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गया। तो जो वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा वो तो उस चार्ज पार्टिकल को कहाँ ले जाना चाहेगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्यों, क्योंकि वो इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल है तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज पार्टिकल को आगे की तरफ मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो वाला कंपोनेंट आएगा वी कॉस थीटा, वो इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाने की कोशिश करेगा। अब ये कैसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा समझना, ये वी कॉस थीटा और बी अंदर, यानी कि फोर्स करना लगा ऊपर, तो ये जो अंदर की तरफ मूव करेगा वो जो जेड एक्सिस है अंदर की तरफ, वो जेड एक्सिस पे ऐसे मूव करेगा, ऐसे सर्कल बनाएगा बच्चों, ऐसे ऐसे सर्कल बनाता हुआ ये अंदर से आता जाएगा, किस तरफ, ऐसा सर्कल, जैसे मान लेते ये माइनस का जेड एक्सिस है, तो ऐसे सर्कल बनाता हुआ ये अंदर जाता जाएगा ऐसे। अब उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मैंने ये माइनस जेड एक्सिस बनाई है, ये वाई एक्सिस बनाई है और ये एक्स एक्सिस बनाई है। तो इस जेड एक्सिस के अंदर की तरफ जो कंपोनेंट आया बच्चों, वो कौन सा वाला कंपोनेंट आया, वी साइन थीटा, ये उसको अंदर लेके जा रहा है। और इस एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट आया वो कौन सा कंपोनेंट है, वी कॉस थीटा। समझाने के लिए बताया बच्चों, ये अंदर की तरफ है, उस अंदर वाली चीज़ को यहाँ पे बता पा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये वी कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे सर्कल करता हुआ कहाँ जा रहा होगा, उस माइनस जेड एक्सिस में, यानी कि ऐसे वो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे हेलिकल फॉर्म में, समझ पा रहे हो, ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा, और उसकी पिच ये होगी। क्या बात समझ में आती है, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल का मोशन ऐसा होगा, ये ऐसे अंदर जेड डायरेक्शन में जाता जा रहा होगा। क्लियर है। तो हमसे वही पूछा जा सकता है, इसमें रेडियस पूछी जा सकती है, तो रेडियस तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। अब यहाँ पे वी परपेंडिकुलर क्या बन गया बच्चों, कॉस थीटा बन गया, तो क्या लिख दूंगा मैं, एम वी कॉस थीटा। इसलिए रटना मत बच्चों, साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा क्या याद रखना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब पिच तो चेंज होने, सॉरी टाइम पीरियड तो चेंज होने वाला नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। पिच पूछे तो पिच भी लिख सकते हैं, तो पिच क्या होगी। अब इस बार इसको अंदर ले जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, वी साइन थीटा, और टाइम पीरियड कितना टी है, तो क्या लिखेंगे हम इसे, वी साइन थीटा इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हो जाएगा, और टाइम की वैल्यू पुट कर देना, वी साइन थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको तीनों चारों केस कवर करवा दिया। अब हम लोगों को उस टाइप के केस पढ़ने हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइंड फॉर्म में यूज़ में ले जा रहे हो, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारे पास वो आता है लॉरेंट्ज फोर्स। अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी सिर्फ और सिर्फ। अब लॉरेंट्ज फोर्स का मतलब है ये है बच्चों कि जब किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों कंबाइंड फॉर्म में लगते हैं तो उसे हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। और रियलिटी में होता भी यही है बच्चों, जहाँ जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग इन दोनों इफेक्ट को अलग अलग सेपरेटली पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, लेकिन हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे होते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन हम उस टाइम पे हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जब जाके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंडिविजुअल स्टडी कर ली, मैग्नेटिक फील्ड की इंडिविजुअल स्टडी कर ली, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब लोरेंट्ज़ फोर्स। तो लोरेंट्ज़ फोर्स का मतलब सिंपली यही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइंड फॉर्म में हम लोरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में लोरेंट्ज़ फोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसकी बेसिक नॉलेज हमें दी हुई है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लोरेंट्ज़ फोर्स को, एफ नेट यानी कि नेट फोर्स है एक तरीके से ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है क्यू ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एफ नेट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, उस चीज़ का ध्यान रखना आप, कि कई बार जो एक्सेलरेशन और रीजन वाले होते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी फ्रेम पे डिपेंड करता है, ये भी फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन जो नेट फोर्स है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि कई बार जब हम अलग अलग फ्रेम से देखते हैं तो एक ही जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग हो सकती है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग हो सकती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों फ्रेम पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जब हम इन दोनों की नेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एफ नेट है या जो लोरेंट्ज़ फोर्स है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स फ्रेम पे डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे सर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ पढ़ा था, तो ध्यान से समझना बच्चों, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, वो रेस्ट पर है, इसको इस तरफ भेजा जाता है। तो ये जब मूविंग कंडीशन में होता है, ये चार्ज किस कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में। अगर कोई चार्ज मूविंग कंडीशन में तो हमें पता है कि इस मूविंग चार्ज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था। इस मूविंग चार्ज की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है किसी भी जगह पर, या मान लो स्ट्रेट ना हो के मानते हैं यहाँ पर से चार्ज जा रहा है, तो हमने देखा था इसका पाथ ऐसा था, इससे फिर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट की थी कुछ इस तरीके से, मिनिमम आर मिनिमम ये होगा, किया था नहीं किया था, जब ये परपेंडिकुलर हो जाता है तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड तो था बच्चों, लेकिन हमने उसे कंसिडर नहीं किया था। क्यों कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेरिजन में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है बच्चों, इसलिए हम उसे वहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है मूविंग चार्ज की वजह से, क्योंकि कोई चार्ज चल रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। उसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, μ0/4π क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, पढ़ा है। ये तो होता है मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो जहाँ जहाँ पे अगर कोई चार्ज मूविंग कंडीशन में है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है बच्चों, इसके बारे में बहुत कम है, जितना है उतना मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। बस ये ध्यान रखना कि ये फ्रेम पर डिपेंड करता है, ये भी फ्रेम पर डिपेंड करता है, ये फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने 3-4 केस पढ़े थे कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो फिर उसका पाथ कैसा होता है, उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, अलग अलग केस पढ़ने हैं। तो देखिए अब बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। केस फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। व्हेन E एंड B आर पैरेलल, या सेम डायरेक्शन में हो ना, E एंड B आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। सेम डायरेक्शन का मतलब मानते हैं कि इसी तरीके से है। क्लियर है, ये बी भी इसी तरफ है और ए भी इसी तरफ है, इसी तरफ है। तो अब सबसे फर्स्ट केस आता है कि हमने इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया रेस्ट पर, जिस पे चार्ज है Q और मास है M, रेस्ट से रिलीज कर दिया, रख दिया इसके अंदर। अब रख दिया तो हमें पता है कि रखे हुए चार्ज पर, रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन कौन सा फील्ड फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो ये चार्ज इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका पाथ कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अगर अब ये चार्ज अगर मूव भी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसका जो पाथ आएगा बच्चों वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और इसका एक्सेलेरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा QE/m, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स होगा नहीं। और पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन।
इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। इसी को अगर मैं ऐसा भी बोलना चाहूँ, ये तो रेस्ट पर था, अगर मैं किसी वेलोसिटी से भी इसको छोड़ता हूँ, ये इसी तरफ ई वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है, क्लियर है। अब हमने यहाँ पे किसी चार्ज पार्टिकल को इसी तरफ वी वेलोसिटी से या यू नॉट वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, पहले रेस्ट से छोड़ा तब भी एक्सेलरेशन इतना, ये इतना। अब जब मैं इसको व्यू वेलोसिटी से या यू नॉट वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब भी मैग्नेटिक फील्ड तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो कोई फोर्स नहीं होगा, हमने पढ़ा है। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो वापस से जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम, और पाथ अब भी इसका क्या रहने वाला है, स्ट्रेट। तो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी बताओ, तो अगर किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी बताऊं तो यहाँ पे तो u इज इक्वल टू 0 है, तो किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू at, और a कितना है, q बाई एम इंटू टी। अगर इसमें हमसे कोई पूछे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बताओ, तो v इज इक्वल टू यू नॉट प्लस at, और a कितना है, q बाई एम इंटू टी। किसी भी टाइम पे कोई भी वेलोसिटी पूछे बता सकते हैं। थर्ड केस इसमें ये भी आता है बच्चों कि हमने चार्ज पार्टिकल को इसके अलोंग नहीं इसके अपोजिट में वेलोसिटी दी, ऐसे ये E भी इस तरफ है और B भी इस तरफ है, लेकिन अब हमने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी उस तरफ ना देके इस तरफ दी, यू नॉट, वो क्यू चार्ज है, एम मास है। तो होगा क्या बच्चों, अब ये चार्ज पार्टिकल आगे जाके ऐसे, इसको ऊपर रखता हूँ, यू नॉट वेलोसिटी दी, आगे जाके ऐसे घूम जाएगा। क्या बात समझ में आती? अब भी एक्सेलरेशन उतना ही होने वाला है, क्यू ई बाई एम। पाथ अब भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी किसी भी टाइम पे, तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे अब हम लोग, माइनस का यू नॉट प्लस का क्यू ई बाई एम इंटू टी। क्या बात समझ में आती है? तो इस तरीके से आपके पास पैरेलल हो तो ये तीनों केस पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो पैरेलल हो, लेकिन जो चार्ज को वेलोसिटी दी गई है वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इसे नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट केस आता है हमारे पास उसमें परपेंडिकुलर वाला आता है। मान लेते हैं E और B वापस से पैरेलल ही है, ये E भी इसी तरफ है और B भी इसी तरफ है। अब हमने जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी है E और B दोनों के, ऐसे मानते हैं U, इस चार्ज का मास m है और चार्ज q है, ऐसे वेलोसिटी दी है। तो अब आप ध्यान से समझोगे तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्यू ई लगेगा फोर्स, हो एक्सेलरेशन की बात हो तो। और अब इसकी वेलोसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है बच्चों। अगर परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। कैसे फोर्स लगाएगा, यहाँ पे V ऊपर है B अंदर है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, अंदर की तरफ, यानी कि इसमें अंदर फोर्स लग रहा होगा बच्चों, ऐसे क्रॉस कितना QVB। तो अब ये पार्टिकल क्या हो रहा होगा, ऐसे सर्कुलर में भी रिवॉल्व हो रहा होगा, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो उसको आगे खींचना चाह रहा होगा। तो अब इसमें अंदर फोर्स लग रहा है तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, ऐसे अंदर जाता हुआ आगे जा रहा होगा, यानी कि यहाँ पे जो इसका पाथ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसे, क्लियर है। और ये जो पिच है बच्चों वो चेंज होती जाएगी। अब P1 सॉरी ये P2 होगा, ये P1 होगा, ये यहाँ पे छोटा बना दिया बच्चों थोड़ा सा, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ये P3, ये पिच बढ़ता जाएगा। अब इस बार क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले तो इस तरफ क्या हुआ करती थी, कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ करती थी, लेकिन अब इस तरफ क्या है, फोर्स है, फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी बच्चों। क्या बात समझ में आती? तो इस बार जो पाथ आएगा वो होगा तो हेलिकल पाथ तो कैसा होगा, वो हेलिकल ही होगा, विद डिफरेंट
पिच, यानी कि जो उसकी पिच होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट पिच होगी, विद डिफरेंट पिच, विद आती है बात समझ में बच्चों। तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, हेलिकल फॉर्म में, लेकिन हेलिकल तो होगा, लेकिन इस बार इसकी पिच क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ विद डिफरेंट पिच, विद डिफरेंट पिच। तो इस बार पिच चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हुई पिच, क्योंकि पहले इस तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ करती है, लेकिन अब इस बार इस तरफ वेलोसिटी तो नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। उस फोर्स की वजह से इस तरफ उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बच्चों। तो वापस से अगर आपसे रेडियस पूछेंगे तो रेडियस तो वही आने वाली है, आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, एम यू बाई क्यू बी। टाइम पीरियड पूछेंगे तो वो भी सेम रहने वाला है, एम बाई क्यू बी। लेकिन जब आपसे पिच पूछा जाएगा बच्चों इसमें, तो वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो सभी के लिए फिक्स है, लेकिन P1 जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो P1 को क्या लिखूंगा, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, x में 0। अगर वेलोसिटी 0 तो क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ ए टी स्क्वायर, और t की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो। P2 कैलकुलेट करनी हो तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की पिच निकालनी होगी, और उसमें से P1 को माइनस करना होगा। तो कोई P2 पूछे तो मैं क्या लिखूंगा, उसे लिखूंगा बच्चों में हाफ ए 2t का होल स्क्वायर, हाफ ए टी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप P2 भी कैलकुलेट कर सकते हो। P3 कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए लिखना, और उसमें से P1 और P2 को या यहाँ तक का माइनस कर देना। जैसे कि P3 लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ ए 3t का होल स्क्वायर माइनस हाफ ए 2t का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप अलग अलग पिच भी कैलकुलेट कर सकते हो। Q भी आपको पता है, सॉरी ए भी आपको पता है, एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, बस इतना सा। इसी का नेक्स्ट एक और पार्ट आता है बच्चों, सारे केस कवर करवा रहा हूँ मैं इसी में, ठीक है। यहाँ पे एक और जो केस है वो कुछ इस तरीके से, इंक फिलअप कर लेते हैं बच्चों, 2 मिनट। तो देखिए बच्चों, हमारे पास इस तरफ है कुछ अरेंजमेंट, वापस से पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसी डायरेक्शन में। अब यहाँ पे मैंने देखो आपको पैरेलल वाला बता दिया, एंटी पैरेलल वाला बता दिया, किसी स्पीड वाला बता दिया, और 90 डिग्री वाला बता दिया। अब मैं ये भी बता देता हूँ, किसी भी एंगल थीटा पर एंटर करे तो मान लेते कोई भी ये चार्ज पार्टिकल है, वो किसी भी एंगल थीटा पर एंटर करता है, मान लेते हैं ऐसे, किसी वेलोसिटी u के साथ किसी एंगल थीटा पर। तो हम वापस से कैसे ट्रीट करेंगे, बहुत आसान है बच्चों। वापस इसके कंपोनेंट ले लेंगे हम लोग, इस तरफ u cos थीटा और इस तरफ u sin थीटा। तो आप खुद सोचिए कि ये जो u sin थीटा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा। और ये u cos थीटा जो है वो कंपोनेंट क्या है, इस तरफ है, लेकिन इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है। तो पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ करती थी यहाँ पे देखो, लेकिन अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी x डायरेक्शन में। पाथ इसका अब भी वही होने वाला, ऐसा ही, पिच चेंज हो जाएगी बस। क्या बात समझ में आती है, पिच चेंज हो जाएगी। यहाँ से लेकिन यहाँ तक की जो पिच होगी वो P1, यानी कि ये पिच P2 और ये पिच P3, ऐसे अलग अलग हो जाएगी। कॉन्सेप्ट अब भी वही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा रेडियस, तो रेडियस में क्या लिखेंगे हम, एम वी, वी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या लिखेंगे, v sin थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। अगर मुझे टाइम पीरियड लिखना, तो टाइम पीरियड तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो 2 पाई m अपॉन क्यू बी। पिच पूछे हमसे P1, तो P1 के लिए क्या लिखूंगा, u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ है, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये पिच P1 हो गया। P2 कैलकुलेट करना हो तो P2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिखेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि आपसे कुछ भी चीज़ पूछी जाए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल हो तो आप हर एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी टाइम पे कोऑर्डिनेट पूछे तो आप कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब इसमें एक सवाल आता है बच्चों, हाँ मैंने बताना भूल गया, एक केस बताता हूँ, समझते हैं उसको यहीं पे।
अब अगर सपोज कीजिए केस 2 है ये, E एंड B परपेंडिकुलर हो, कैसे हो, E एंड B परपेंडिकुलर हो, तो फिर जो पाथ होगा बच्चों वो हेलिकल पाथ हो, फिर वो हेलिकल पाथ नहीं होगा। जो पाथ होता है वो होता है साइक्लोइड। जैसे कि मैंने आप लोगों को रोटेशनल मोशन में बताया था साइक्लोइड पाथ होता है। किस तरीके से समझते हैं, मान लेते ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर। और जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है वो क्रॉस अंदर की तरफ लगा हुआ है, जेड डायरेक्शन में, बी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पे से किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ता हूँ, या फिर मैं ऐसे बनाता हूँ, छोड़ो, ताकि आपको समझ में आए चीज़। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका मास है m और चार्ज है q, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा आपने -z में। ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ। तो इस केस में बच्चों अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल को मैं वेलोसिटी देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट कहाँ होगा, इसका अंदर की तरफ, या इसको मानते हैं रेस्ट से छोड़ देता हूँ मैं। कहाँ से, रेस्ट से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाता। एक चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, और किस पर है, वो रेस्ट पे रिलीज किया गया, हमने रेस्ट पे रखा है ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे। तो अब इसका जो पाथ होगा ना बच्चों वो साइक्लोइड होगा, और वो कैसे मूव करेगा समझना। अब अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो रुके हुए चार्ज पे तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा नहीं सकता। कौन फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो चार्ज पर इनिशियल में ऐसे जाएगा इस तरफ, लेकिन जैसे ये इधर मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। तो इनिशियल में इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो इसका पाथ आता है ना बच्चों वो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे ऐसे चलता जाता है। ये जो पाथ होता है बच्चों ये साइक्लोइड होता है। कौन सा पाथ होता है ये, साइक्लोइड। ध्यान रखना, साइक्लोइड पाथ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हेलिकल पाथ था, लेकिन ये हेलिकल पाथ नहीं है। कैसा पाथ होगा, साइक्लोइड। इसका पूरा का पूरा एक डेरिवेशन होता है बच्चों, वो डेरिवेशन बताने से कोई फायदा नहीं, काफ़ी लेंथी होता है और वो पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। ये होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उससे अच्छा होगा, ठीक है, आपको और क्लियरिटी आएगी। देखो क्या है, बस बच्चों आपको ये इतना सा ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब आप उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो उसका पाथ हेलिक्स ना होके साइक्लोइड पाथ होता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन भी होती है, वो बताने की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन करता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे लगा हुआ है। ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर लग रहा है, और इसी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है इस तरफ, ई एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। वो किस में लग रहा है, एक्स में लग रहा है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मास है m और चार्ज है q। इसको इस तरफ वेलोसिटी दी गई है v, और आपसे बोला गया है कि जो वेलोसिटी है v वो है आपके पास 3i + 4j मीटर पर सेकंड। अब अगर ये वेलोसिटी है तो ध्यान से समझना बच्चों, इस तरफ वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर इस तरह फोर्स लगेगा Q × E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब B की वजह से भी फोर्स लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो देखो V ऐसे, B बाहर है तो फोर्स ऐसे, तो जो QVB फोर्स लगेगा वो ऐसे आएगा इसके परपेंडिकुलर, इस V वाले के QVB। तो इन दोनों फोर्स, एक फोर्स है एक फोर्स है, तो इन दोनों रिजल्टेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे कहीं बाहर निकलेगा यहाँ पे। तो जहाँ पर ये बाहर निकलेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए a,0। कितने दिए हुए हैं, a,0, यहाँ पे बाहर निकल रहा है a,0।
तो आपसे बोला गया है कि जब ये इस पॉइंट से बाहर निकलेगा या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा a,0 पर, तब इसकी स्पीड क्या होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल when it intersect the x-axis at a,0 ऐसे पूछा जा सकता है पहला। दूसरा हमसे ऐसा ही पूछा जा सकता है पावर जनरेट, कि यहाँ पर पूछेगा तो कितनी पावर होगी, यहाँ पे होगा तो कितनी पावर होगी, पी पर होगा तो, या बोल सकते हैं इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं। तो पावर जनरेट की जब भी बात आएगी बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई पावर जनरेट नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर पावर जनरेट करेगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये ए की वैल्यू एम पता है, क्यू पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत आसान है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए या इस वाले का जिसमें दोनों परपेंडिकुलर हो, तो आप लोग कोशिश करना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सको। WT = डेल्टा के, ये वाला फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम लोग दो ही फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन होगा और एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, यही होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा? ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या लगेगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट फोर्स हो तो उसकी वजह से वर्क डन क्या होता है? फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे QE, तो इस तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जब यहाँ से यहाँ बाहर निकलेगा तो इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगा तो A हुआ होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? QE फोर्स हो गया, X डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन 0, तो K फाइनल माइनस K इनिशियल लिखेंगे। तो QEA = फाइनल में उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो जाएगी या स्पीड ½ mv²। ठीक है, वेलोसिटी कुछ भी होगी तो मैंने उसको v मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½ mv²। माइनस का हाफ, यहाँ पे कितनी होगी? इनिशियल में कितनी थी देखो, 3i + 4, तो ये कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 5 का स्क्वायर, क्योंकि स्पीड लिखते हैं ना हम तो यहाँ पे नेट, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे आप? 5 मीटर/सेकेंड, ये लिखेंगे। तो हमें QVB भी पता है, Q पता होगा, E पता होगा, A पता होगा, तो ½ m × 25 हो जाएगा। तो ½ m v² = कितना हो जाएगा? QEA + 25/2 m। तो अगर हमें v निकालना है तो v = हो जाएगा, 2 से ऊपर भेजेंगे तो 2QEA + 25 / m √ में, ये स्पीड आ जाएगी बच्चों, ये स्पीड आ जाएगी। क्या बात समझ में आती? अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे स्पीड भी दे दी और यहाँ पर भी स्पीड दे दी, यहाँ पे स्पीड v दे दी, यहाँ पे 2v दे दी, तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो कई बार आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता है। और पावर पूछे तो पावर तो हम आसानी से लिख सकते हैं। पावर क्या होगा आपके पास? QE फोर्स हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी, यहाँ पे अगर पूछे तो, और उनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा आपको, और वो 37 होगा। अगर आप ध्यान समझो, 37 या 53 आप निकाल सकते हो इस x और v के बीच का एंगल, क्योंकि ये ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये कितना है हमारे पास? y डायरेक्शन में कितना है? 4 है, ये कितना है? 3 है, तो 4/3 यानी कि कितना हो जाएगा? sin 4/3, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? हाँ, sin 4/3 एंगल आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो cos थीटा की वैल्यू भी आप लोगों को यहाँ पे से मिल सकती है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्लास में कंटिन्यू करते हैं, या इसमें कुछ वेरिएशन कर सकता है वो थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है बच्चों, करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स पढ़ना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे वो सभी मैंने करवाने की कोशिश की है, और जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी मैंने सोल्व करवाने की कोशिश की है। ओके, बाय।